हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे एसएससी जीडी के बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और क्लास उनके लिए जो होती है प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम मैथ के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनका सल्यूशन करते हैं। इसकी टाइमिंग जो है डेली 11 बजे है। ये वाली क्लास आपको डेली 11 बजे मिलती है। तो जितने भी लोग आ गए हैं क्लास में, सेशन से जुड़ गए हैं, वो एक बार जो है जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद में फिर हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ चल के और वहाँ से शुरू करते हैं। आप लोगों को ये वाली चीज़ें पहले से ही पता है कि हाँ, यहाँ पर जो है लगातार हम करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उस पर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डेली आपको एक सेट का जो है मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो मिलता है। तो जितने भी लोग चैनल पे अभी आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर मान लीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जिसका बाद में थोड़ा सा लेट है, तो वो लोग जो इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सबको एक बार ज़रूर देख करके फिर अपना जो है एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने क्लास शेयर कर दिया है तो चलो हम अपना जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हुए आगे हम देखते हैं 20 क्वेश्चन तक पहुंचते हुए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो है किस क्वेश्चन में लगने वाला है। और बाकी हाँ, आज हम जो पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं, ये वाला पेपर जो है 26/2/2024 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड में 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच वाला, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यह है कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन का पेपर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये हमें यहाँ पर साधारण ब्याज से दिख रहा है। यहाँ पर क्या साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से जो है 1750 रुपये प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई थी, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है ये आप देखो 7,000 रुपये दिया गया है और यहाँ पर दर कितनी है, 20% है। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो टाइम हमें नहीं पता और बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्याज मिल रही है वो 1750 रुपये मिल रही है। हमसे यहाँ पर टाइम जो है महीनों में पूछा गया। पहले तो हम टाइम निकालते हैं वर्ष में। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, देखो 2 जीरो यहाँ का इससे कट जाएगा और बाकी 1 जीरो से 1750 वाले को काट दो। 7 से 175 को आप काटोगे तो आपको पता है 25 7 175 होता है, मतलब ये आ जाएगा 25। तो ये 7 भी कट गया, मतलब टी बराबर कितना हो जाएगा, 25/20 हो जाएगा। ये आएगा वर्ष में। अब यहाँ पर हमें निकालना है इसको महीने में, तो वर्ष को 12 से गुणा कर देते तो हमें मंथ मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ से मंथ मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 4 से 4 पंचे 20 और 4 3 12 काट देंगे और 5 से काटेंगे 5 25, मतलब 5 को 3 से गुणा कर लोगे 15 महीने आंसर आ जाएगा। 15 मंथ जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि 15 महीने के लिए ये पैसा लगाया गया था जिससे कि हमें ब्याज मिली है। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर करा गया एक परीक्षा में जो है संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले हैं, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें बताना है। मतलब हमें 100% नंबर बताना है कि 100% नंबर जो है वो है कितना। देखो 62% जो है उत्तीर्ण अंक होना चाहिए, तो 62% तो उत्तीर्ण अंक होना चाहिए, लेकिन संदीप को मिल कितना रहा है, 55% कम अंक नंबर मिल रहे हैं। मतलब 62% का कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। और 45% अगर नंबर मिल रहा है उसको 45/100 कर लो, इसका मान कितना है 223.2, यही इसका मान है। अब इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो पहले 100 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, मतलब इधर हो जाएगा 62% और इसका मान कितना होगा, 100 से इधर को इसको गुणा करेंगे दिया जाएगा 22, यानी कि 22,320 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 45। 9 से मान लो इसको हम काट देते हैं। सबसे पहले 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, 4 22 43 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36 और फिर 4 3 7 तो 9 8 72, मतलब 2480 आ गया। 5 से भी काट दो इसको तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 9 45 और 5 6 30, मतलब 496 आ गया। 62% का मान 496 है। आपको 1% का मान निकालने के लिए 496 को 62 से भाग करना पड़ेगा। 62 से भी इसको भाग कर दो, कितना बार कट जाएगा ये
8 दूनी 16 और 8 से 48 49, मतलब 8 बार में कट जाएगा। 1% का मान अगर हमें 8 मिल रहा है तो 100% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 100% 800 हो जाएगा, मतलब यही क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा या अधिकतम अंक हो जाएगा, जिसको अधिकतम अंक या पूर्णांक बोलते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा जो 800 का दिया गया है ये आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक साइकिल जो है $120 में खरीदी जाती है, 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना है। तो अगर $120 में खरीदी जा रही है तो $120 का 15% कितना होगा ये निकाल लो और उसी को $120 में जोड़ दो, या फिर जो है सीधा सा जो $120 है इसका क्या करो, 115% निकाल लो, क्योंकि 100% तो हमारा क्रय मूल्य है और 15% लाभ हो रहा है, तो 115% निकाल दो। यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 होता है, और 5 से इस 115 को काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो 20 छक्का 120, 36 18, मतलब 138 आ जाएगा। तो 120 भी डॉलर में है तो 138 भी किस में आ जाएगा, डॉलर में आ जाएगा, मतलब कि $138 में जो है साइकिल बेची गई है। साइकिल का विक्रय मूल्य यही $138 हो जाएगा। अगला यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर भाग के बाद में ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, तो पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, लास्ट में 13 से भाग करोगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो 12 में से पहले 6 घटा लो तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर लगा हुआ 48 में से 53 घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये तो 1573 है ही, और भागे यहाँ पर जो है 13 भी है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6 है और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6 माइनस 5 बन जाएगा। अब 6 माइनस 5 तो 1 होता है, तो 1 को 13 से गुणा करोगे 13 ही आएगा, मतलब 1573 को आप 13 से भाग कर दो, 13 के 13 2 15, 13 2 26 और 1 27 होगा, 13 के 13 मतलब 121 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। ये पूरा देखो यही बन जाएगा 1573 और भागे 13 बन जाएगा, क्योंकि 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 ही रहेगा। तो जो चौथा ऑप्शन हमारा 121 का दिख रहा है यही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, यहाँ पर दिया गया कह रहा है स्नेहा जो है एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक स्नेहा है एक अंजू है। स्नेहा काम को 30 दिन में कर सकती है, अंजू काम को 45 दिन में कर सकती है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 30 और 45 का तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम स्नेहा और अंजू दोनों की क्षमता निकाल लेंगे। इस 90 को 30 से भाग करोगे तो स्नेहा की क्षमता यहाँ पर 3 आ जाएगी, 90 को 45 से भाग करोगे तो अंजू की क्षमता 2 आ जाएगी। अब उसके बाद में कह रहा है अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक काम कर लिया। अंजू का पूरा जो है 45 दिन का काम है, उसने 15 दिन तक काम कर लिया है, तो अंजू के लिए बचा कितने दिन का, 30 दिन का काम बचा हुआ है। तो 30 दिन का अगर काम बचा हुआ है तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करती है, 30 दिन में कितना करेगी, 30 दूनी 60, मतलब कि 30 गुणे 2 यूनिट काम करेगी। और इसको अब करना किसको है, स्नेहा को करना, तो स्नेहा की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से इसको भाग कर दो, ये हमें दिन निकल के आ जाएगा। 3 से 30 को काटेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे मतलब 20 दिन लगेंगे स्नेहा का जो शेष बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने में, उसे पूरा करने में। दूसरा ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 810 को आप 5 से भाग कर दो, 5 से अगर भाग करोगे 5 के 5 3 8 हो जाएगा, फिर 31 5 6 30 1 31 5 दूनी 10 मतलब 162 हो गया। माइनस 25 को आपको 13 से गुणा करना पड़ेगा। 25 को अगर आप 13 से गुणा करोगे 13 दूना 26 और 13 25 65 मतलब 260 में आप 65 और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 325 बन जाएगा। ये बन जाएगा 325। और उसके बाद में फिर जो आगे हमारा है इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, मतलब 12 को 2 से गुणा कर देंगे प्लस में ये 24 बन जाएगा। अब 162 और 24 पहले जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 और 1 मतलब 186 माइनस 325
घटाएंगे इसको तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब -139 हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ पर -139 पहले ऑप्शन में दिया गया है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये यहाँ पर कह रहा है कि दिनेश जो है 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन जो है सेब खरीदे, वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है, तो दिनेश को कितना लाभ हुआ ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इधर सीपी लिखते हैं और एक साइड में हम लिख देते हैं एसपी। अब सीपी उसका क्या है, एसपी उसका क्या है, हम ये दोनों पहले निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना, 300 रुपये का 1 दर्जन खरीद रहा है, मतलब 1 दर्जन का मूल्य 300 रुपये है और कितने दर्जन खरीद रहा है, 12 दर्जन, तो 12 से यहाँ पर गुणा कर दो, ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए की 1 सेब बेचता है, प्रत्येक सेब को 30 रुपए में बेचता है, मतलब 30 रुपए की 1 सेब। तो 12 दर्जन इसने खरीदे हैं, 12 दर्जन में कितने सेब हो जाएंगे, 144 सेब हो जाएंगे, मतलब कि ये 30 रुपए के हिसाब से 144 सेब को बेचेगा। इन दोनों का अनुपात निकालो, क्योंकि लास्ट में हमें निकालना है परसेंटेज, तो बहुत बड़ी वैल्यू हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इसको देखो काट दो, 30 से 300 को काटोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 12 से 144 को काट दो तो ये 12 आ जाएगा। अब चाहे आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, नहीं तो 10/12 पर ही निकाल सकते हो, क्योंकि संख्याएं हमारे मतलब भर की छोटी हो चुकी हैं। अब 10 रुपए का इसने सामान खरीदा है, 12 रुपए का बेच रहा है, तो फिर 2 रुपए का फायदा हो रहा है 10 रुपए पर। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके यहाँ पर निकाल लो। देखो यहाँ पर लाभ पूछा गया तो यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, या प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमें यहाँ पर निकालना है वही निकालते हैं हम यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 10 से काटेंगे 100 को, 1 0 कटेगा, मतलब 20% का लाभ हो जाएगा इसका। 20% प्रॉफिट हो जाएगा, हमें यहाँ पर 20% प्रॉफिट दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। चलो भाई, इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का अनुपात कितना है ये हमें बताना है। सबसे पहले कह रहा है 5 सेब मतलब 5 एप्पल और प्लस 8 आम मतलब 8 मैंगो जो है, इनका जो मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 सेब मतलब 9 एप्पल और प्लस 4 आम मतलब 4 मैंगो के मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व करो, यानी कि एप्पल को एक साइड में कर लो, मैंगो जो है आम है उसको एक साइड में कर दो। तो अब ये मत ढूंढने लगना आप अपने घर में कहीं उठ के जो है कि कहाँ एप्पल रखा हुआ है, कहाँ मैंगो रखा हुआ है। ठीक है, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन में जो एप्पल वाला वर्ड है, ठीक है, यानी जो ए वर्ड है उसको एक तरफ कर लो, जो मैंगो एम वाला वर्ड है उसको एक तरफ कर लो। अब यहाँ पर देखो 4 मैंगो इधर है, राइट साइड में हमें दिख रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो 8m में से 4m घटाएंगे तो ये बचेगा 4m और बराबर 9a में से 5a इधर ले जाके घटा देंगे तो ये बच जाएगा 4a, ये भी बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, मतलब मैंगो और आम बराबर है, सॉरी मैंगो और एप्पल क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब क्या होगा, अनुपात 1:1 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 4 से 4 सब कटे ही गए, तो मैंगो और एप्पल बराबर का मतलब अनुपात क्या होगा, फिर 1:1 होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो है क्रमिक छूट है तो किस एकल छूट के समतुल्य है, मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों क्रमिक छूटों का सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, सक्सेसिव क्रमिक छूट का कैसे निकालते हैं, पहली छूट लिखेंगे, प्लस लिख देंगे, दूसरी छूट लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, फिर पहली छूट और गुणे दूसरी छूट और बटे में 100, यही होता है सक्सेसिव। यानी कि इसी तरीके से हम जो है एकल छूट निकालते हैं। 12 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 27 और -15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 गुणे 12 होता है 180। 180 को 10 से भाग करोगे आएगा 1.8। 27 में से 1.8 घटा दो तो ये बन जाएगा 25.2%। 25.2% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 15% और 12% की कहीं पर आपको 2 क्रमिक छूटें कोई दुकानदार देता है तो उसका मतलब कि वो 25.2% की दे रहा है छूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का लगा करके और हम आगे जो है बढ़ सकते हो। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि 24,000 रुपए में कैमरा बेचने पर रितु को जो है 20% लाभ अर्जित करती है।
यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो कैमरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, ये हमें बताना है। जब उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कि उस सामान को कितने में बेच रही होगी, 120% में, और 120% का मान हमें दिया गया 24,000 रुपये, इतने हजार रुपये दिए गए। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालेंगे, 24,000 को 120 से भाग करेंगे, हमें पता है 120 दूना 240 होता है, यानी कि ये 240 ही जो है 120 से डिवाइड हो गया, बाकी 2 जीरो लास्ट में आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ चाहिए तो 125% में बेचेगी, और 125% का मान निकाल लो यहाँ से, फिर 200 में जो है 125 से गुणा कर दोगे। 125 का डबल जो है कितना होता है, 250 होता है, बाकी 2 जीरो और लगेगा ही, मतलब कि यहाँ पर जो है 25,000 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा अगर उसको जो है 25% का लाभ चाहिए तब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि x1 का जो 70% है वो x2 के 6/7 के बराबर है, तो x1 अनुपात x2 क्या है ये बताना है। तो x1 जो है यहाँ पर है, जो x1 है इसका 70% का मतलब गुणा होता है 70, और परसेंट का मतलब बट्टे में 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा x2 इसका जो है 6/7, तो का 6/7। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट दो, बाकी ये देखो x1 ऐसे रहेगा, इस x2 को इधर ले आओ, बटे में x2 आ जाएगा, बराबर 10 से इस 6 में गुणा हो जाएगा 60, और नीचे 7 का 7 से गुणा हो जाएगा तो 49, मतलब x1 बटे x2 बराबर 60/49 हो गया। तो x1 अनुपात x2 अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 60/49 हो जाएगा, 60/49 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21 ऑप्शन में दिया गया, दूसरे ऑप्शन में जो दिया गया है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन लगा करके आप जो है तुरंत आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग चीजों को। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखा है 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही। क्वेश्चन में दिया गया है उनकी लंबाई जो है 275 मीटर और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, यह हमें बताना है। अगर 2 रेलगाड़ियां हैं 40 और 90 की स्पीड से चल रही हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो फिर चालों को घटाते हैं, तो 90 में से 40 घटाओगे, मतलब इनकी चाल जो आएगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। लेकिन दूरी हमें मीटर में दी गई, तो इसको यहाँ पर 5/18 से अभी ही तुरंत गुणा करके हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 50 कैसे मिला है, 90 में से 40 को घटाने पर मिला है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको, हम 2 से काट देंगे, 2 9 18, और 50 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 को 5 से गुणा कर दोगे, मतलब ये आ जाएगा 125/9 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। अब इनको दूरी कितनी तय करनी है, तो दूरी जो है इन दोनों दूरियों को जोड़ लो, 275 और 350, 3 2 5 हो जाएगा, और बाकी यानी 500 हो गया, और 75 के साथ में 50 आप और जोड़ लोगे तो यह जाएगा 125, मतलब 625 किलोमीटर। 625 किलोमीटर इन्हें चलना है, किस चाल से चलेंगे, तो 125/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे। बटे में जो 9 है ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 125 25 से 625 होता है, 5 को 9 से गुणा कर दोगे तो हमारा ये जो भी आंसर आएगा सेकंड में आएगा, मतलब 45 सेकंड। 45 सेकंड आएगा, यानी कि उन दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में जो है 45 सेकंड का समय लगेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरे को नहीं, यहाँ पर तेज वाली गाड़ी होगी वो धीमी वाली गाड़ी को पार कर जाएगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार 1.5 kg कम हो जाता है। कक्षा का नया औसत भार कितना है, यह हमें यहाँ पर बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सा आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 41 छात्र हैं और उनका औसत भार हमें नहीं पता था, हम ऐसे मान लेते हैं कि 41 छात्रों का जो औसत भार है वो x था। उसके बाद में क्या हुआ, 47 kg वाला एक छात्र और आ गया, मतलब एक लड़का और आ गया जिसका भार 47 है, 47 इसी में हमने जोड़ दिया। अब कुल बच्चे कितने हो गए, तो अब कुल बच्चे 42 हो चुके हैं, क्योंकि एक लड़का और आ गया तो 42 बच्चे हो चुके हैं। और अब इनका भार क्या हो रहा है, इनका जो औसत भार हो जा रहा है वो 1.5 kg कम हो जा रहा है। मतलब पहले औसत भार x था, तो अब क्या हो जाएगा, औसत भार x माइनस 1.5 हो जाएगा। 47 से हमने भाग किया है तो हमें औसत ही मिलेगा, मतलब ये दोनों बराबर हो गया।
इसको अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो 41x बराबर प्लस 47 और बराबर 42 से इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 42x और माइनस 42 को 1.5 से गुणा करोगे तो ये कितना हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा 63, क्योंकि 42 को 1.5 से गुणा करने पर 63 आता है। 42 और 42 का आधा यानी 42 प्लस 21 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है देखो 63 को इधर ले आओ 47 में जोड़ दो। 63 को अगर इधर लाकर के आप 47 में जोड़ोगे मतलब ये बन जाएगा 47 प्लस 63 बराबर 42x में से 41x घटा दोगे तो ये बचेगा x। तो x का मान कितना देगा, 7 3 10 और 4 6 10 1 11 मतलब 110 आ गया। ये कौन सा था, ये पुराना वाला औसत है, ये ओल्ड एवरेज है। ठीक है, ओल्ड वाला जो है ये एवरेज है, औसत है। हमसे कौन सा पूछा गया, नया औसत भार पूछा गया है। नया कितना है, 1.5 किलो कम हुआ है। 110 में से क्या करो 1.5 किलो घटा दो मतलब 1.5 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा 108.5 किलो। 108.5 kg जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर हमें इतना बड़ा नहीं लगाना है तो और आप कैसे कर सकते हो, तो कभी भी अगर कोई नया छात्र शामिल हो रहा है और औसत भार में कोई चेंज आ रहा है तो सीधा सा आप ऐसे कर लो कि देखो ये 47 तो रहेगा ही भाई, 47 kg जो है भार उसका है, उसके भार में 47 तो रहेगा ही। और साथ में क्या होगा कच्चा, अब औसत अगर हमें निकालना है तो औसत क्या हो रहा है, इसके आने से 1.5 किलो कम हो रहा है। तो 41 छात्र थे, अब ये लड़का और आगे कितने हो गए, 42 छात्र हो गए, 42 छात्र हो गए और उन सब का जो है भार क्या होगा 1.5 किलो कम हो जाएगा। यानी कि 1.5 किलो कम होने का मतलब क्या है कि उन सब से जो है ये इस लड़के ने 1.5 किलो भार लिया होगा। ठीक है, सबसे, तो इसी को इसी में जोड़ दो, ये मतलब बन जाएगा 47 और प्लस यहाँ पर क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे 42 को 1.5 से गुणा कर लोगे, ये हमारा बन जाएगा 63। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, ये गलती कर दी है, यहाँ पर 42 नहीं होगा क्योंकि ये लड़का तो खुद आया कि 41 लोगों से ये जो है 1.5 किलो भार लेगा। तो 41 को 1.5 से यहाँ पर गुणा करोगे तो सबसे पहले कितना हो जाएगा 40 20 और 20 60 यानी कि ये बन जाएगा 61.5 हो जाएगा। इन दोनों को अगर अब आप जोड़ोगे 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10 मतलब 108.5 kg जो है इसका औसत भार हो जाएगा। मतलब कैसे निकालते हैं, 47 kg वाला लड़का आया, 47 को लिखेंगे और साथ में इससे पहले कितने लड़के थे 41, तो सबका औसत भार कितना हो रहा है 1.5 किलो कम हो रहा है। सबका औसत भार अगर 1.5 किलो कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 1.5 किलो जो है ये जो 41 लड़के हैं वो अपना भार जो है जो नया लड़का आया है उसको दे देंगे, इसलिए कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है उन 41 से जो है 1.5 किलो लेकर के जो है इसी वाले में ऐड कर दो जो नया लड़का आया है उसमें, बस हमें आंसर मिल जाएगा 108.5 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन ये वाला। चलो फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर का। 14 नंबर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो ये बेलन है, बेलन का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जहां पर हमें त्रिज्या भी दी गई है और हमें ऊंचाई भी दी गई है। बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है बेलन का जो है टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। ठीक है, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पर जो है सिलेंडर हो जाएगा यानी कि बेलन हो जाएगा। यहाँ पर मान रख लो इसका आप 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर हमें 4.2 दिया ही गया है और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट में जो हमारा है एच का मान 8 है और आर का मान है 4.2, इन दोनों को जोड़ लो। ये सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, 7 से 4.2 को काटेंगे 0.6 आ जाएगा। अब देखो इस वाले 22 को ऐसे लिख लो और गुणे 0.6 को 2 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 1.2 और गुणे 8 और 4.2 को जोड़ेंगे 8 4 12.2 बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 और गुणे 12 से 122 यानी कि 12.2 को गुणा करवा दो, 12 नहीं है 1.2 है, 1.2 को जो है 12.2 से गुणा करवा दो तो कितना बन जाएगा 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा। फिर 12 के 12 और 2 14 मतलब 14.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
इसको 22 से और गुणा करवा लो तो 22 चौक 88। उसके बाद में फिर कितना होगा, 22 छक्का 132 होता है, 8 और जोड़ लेंगे तो 140 हो जाएगा। 14 बचेगा, 22 चौक 88 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 102, मतलब 2 यहाँ पर आ जाएगा, 22 1 के 22 और 10 32, मतलब यहाँ पर 322.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में है 322.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो 15 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया करा 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो कभी भी अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई देख लिए। ठीक है, जब से हम आपको सेट चालू करवा रहे हैं मुझे लग रहा है कि हम शायद इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब सेम ऐसे इसी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। 2 तो कंफर्म है, ठीक है, 2 तो मुझे याद है कि हमने एक क्वेश्चन अभी जल्दी में ही आपको करवाया था, बाकी दूसरा क्वेश्चन होगा अगर 3 क्वेश्चन नहीं है तो। इसको लगाते कैसे हैं, देखो 18% है, अगर वार्षिक संयोजित होगा मतलब कि ब्याज सीधा मिलेगी 18%, बस खत्म। उसके बाद में क्या है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो 18 का आधा कर दो तो हमें ब्याज कितना मिलेगी, 9% मिलेगी, लेकिन हाफ ईयरली है तो ये 9% तो 2 बार मिलेगी। अगर 2 बार मिलेगी तो इन दोनों ब्याजों का अंतर कितना आएगा हम ये निकाल लेते हैं। तो ब्याजों का अंतर कितना आता है, जो 9% हो रहा है, 9 गुणे 9/100%, इतना ही अंतर आता है भाई, इतना ही अंतर आता है। इसको सॉल्व करोगे 81 को 100 से भाग कर दोगे मतलब 0.81% का अंतर आएगा। इतना ही ब्याज हमें ज्यादा मिलेगा। तो जो सीधा 2000 नहीं, जो 20,000 रुपए है, इसी का क्या करो 0.81% निकाल के हमें आंसर बता देंगे। ये 2 से कटेगा, बनेगा 2 गुणे 81, 81 को 2 से गुणा करोगे 162 रुपए आंसर आ जाएगा। 162 रुपए हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, जब भी हाफ ईयरली आपसे, कि ये एक सिंगल साल के लिए है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, अगर 1 वर्ष में जो है आपके से बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है कुछ भी हो रहा है और साधारण ब्याज जो है कितना, सॉरी, अगर वार्षिक रूप से जो है होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ हो रहा है, और अगर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाएगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा ज्यादा। तो जो रेट दी गई है वार्षिक जो है उसका आधा कर दोगे तो हमें आधे साल की ब्याज मिल जाएगी, सॉरी आधे साल की रेट मिल जाएगी। और यहाँ पर 2 बार संयोजित हो रहा है तो सीधा 9 गुणे 9/100 करके मान निकाल लो कहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है। बस ये सक्सेसिव का ही लास्ट वाला फॉर्म है, बस मतलब लास्ट वाला जो है जो होता है पार्ट उतना ही यहाँ पर लिखे हैं। चलो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो, केवल 5 क्वेश्चन इस सेट में और बचे हुए हैं, और उसके बाद में फिर आप लोग फ्री हो जाओगे मेरी साइड से। बाकी लेकिन ये नहीं कि हमने फ्री कर दिया तो आप फिर कुछ भी करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ाई करोगे उसके बाद भी। यहाँ पर हमें दिया गया 4p = 5q है, तो 4p = अगर 5q है तो यहाँ से हम p/q निकाल लेंगे, p/q निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5/4 बन जाएगा। और जो दूसरा हमें दिएगा 3q = 4r है, यहाँ से हम q/r निकाल लेंगे, q/r अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। अब यहाँ से हमसे p अनुपात q अनुपात r पूछा गया है, अगर p q और r का अनुपात पूछा गया है तब देखो क्या है, p का मान 5 है, यहाँ पर 5 रख दो, और q का मान 4 है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरे वाले में भी देखो q का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम नीचे नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिख लेंगे सीधा। अगर ये अलग अलग होता तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते 4/3 और फिर गुणा करवा के निकालते, लेकिन जब सेम है तो कोई मतलब नहीं, q का मान सीधा 4 है, पहले वाले से चाहे रखो q का मान, चाहे दूसरे वाले से रखो तो 4 ही आएगा, फिर सीधा r का मान रख दो 3, बस यही आंसर है। 5, 4 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा p/q/r का मान। चौथे ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया 5:4:3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि देखो q का मान दोनों जगह पर बराबर है, इसलिए हमने 2 बार नहीं लिखा, सीधा 1 बार लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ए अकेले जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर ए जो है 40 दिन में कर सकता है,
ए काम को 40 दिन में कर सकता है और बी काम को जो है 60 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालोगे 120 आएगा। मतलब यहाँ से हम ए की क्षमता निकालेंगे 4 तियां 12 होता है और बी की क्षमता निकालेंगे 6 दूनी 12 होता है। मतलब ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। करा दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेंगे? काम है पूरा 120 यूनिट का, ये दोनों मिलेंगे मतलब 3 + 2 5 की क्षमता से काम करेंगे। तो 120 को अगर 5 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। मतलब कि अगर ये दोनों जो है एक साथ में मिल करके काम करते हैं तो 24 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। 24 दिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोल रहा है 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का जो है उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु जो है 21.7 वर्ष हो जाती है। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हमें यहाँ पर जो है आयु बताना है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सबसे पहले एक जो लड़का था उसकी जो मतलब यानी शुरुआत में इनकी औसत आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी और बाद में औसत आयु कितनी हो जा रही है? 21.7 वर्ष हो जा रही है। तो जो लड़का है उसकी आयु क्या होगी? 21। अगर वो जा रहा है औसत आयु तो हमसे यहाँ पर कह रहा है उसकी आयु कितनी है। तो देखो उसके जाने के बाद में क्या हो रहा है? औसत आयु बढ़ रही है। बढ़ रहने का मतलब यानी जब बढ़ रही है इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जब वो लड़का था तो उसने सबसे कुछ आयु ली रही होगी अपने आप को बराबर करने के लिए, और जब वो चला गया तो उसने सबको वापस कर दिया उसकी वजह से बढ़ गया। तो कितना वापस करेगा? क्योंकि 0.7 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ये 0.7 वर्ष ये सभी लड़कों को वापस करेगा। मतलब कि 27 थे, 27 में से एक तो गया तो कितने बचे? 26 बच्चे थे। 26 लड़कों को इतनी आयु जो है वापस कर देगा। तो इन्हीं की वजह से जो है इसकी आयु 21 वर्ष हुई थी। क्योंकि औसत का मतलब क्या कि जब वो ग्रुप में था तब उसकी आयु भी 21 वर्ष मानी जाती थी। तो उसी की आयु में से घटा दो इसको। 21 में से इसको घटा लेंगे 21 और माइनस को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 42 और 7 दूनी 14 4 18 मतलब 18.2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 19 मान लो, 19 2 21 मतलब 2.8 वर्ष। इसका मतलब कि जो लड़का गया है उसकी आयु कितनी थी? 2.8 वर्ष थी, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। बाकी इस क्वेश्चन को का जो करने का दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको जो है सीधा से कर लो। 27 लड़के हैं और इनकी औसत आयु 21 साल थी। तो यहाँ पर टोटल योग कितना होगा? 27 × 21। उसके अंदर एक लड़का चला गया, बचे कितने? 26 लड़के बचे। अब इनकी औसत आयु कितनी हो जा रही? 21.7 साल हो जा रही। 21.7 साल हो जा रही। अब दोनों को यहाँ से घटा दो। दोनों को घटा करके साल यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले पूरे को, फिर घटाओगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 2.8 वर्ष ही आएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा? 2.8 वर्ष ही आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 19 नंबर का। और केवल हमारे पास अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मतलब ये 19 तो एक तो हम करने चल रहे हैं, एक क्वेश्चन और है। यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे? भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 143 143 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 और बटे में 11 प्लस यहाँ पर होगा 156 को आप 13 से यहाँ पर भाग कर लो, फिर 12 से गुणा करोगे। 13 से भाग करोगे 13 के 13 2 15 13 2 26 मतलब 12 × 12 बन गया ये। माइनस 215 210 यहाँ पर है और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15/14। अब इसको जरूर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 11 से 143 को काटेंगे, एक बार में कटेगा। यहाँ पर 11 11 3 14 11 के उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 14 होता है, 11 3 33 मतलब 13 × 13 बन गया। 13 को 13 से गुणा कर दोगे ये बन जाएगा 169 और प्लस इस 12 को 12 से गुणा करोगे आ जाएगा 144 और माइनस यहाँ पर देखो 14 से इसको काट दो तो 14 1 के 14 हो जाएगा यहाँ पर और 14 से अगर इसको काटेंगे 14 1 के 14 7 21 14 25 70 मतलब 15 आ गया। 15 को यहाँ पर 15 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 225। अब पहले इन दोनों को जोड़ के फिर 225 घटा देंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 4 13 6 4 10 और 1 11 1 1 2 और 1 3 मतलब 313 हो गया। 313 में से 225 घटा लो तो 75 बचेगा। 75 में 13 और जोड़ लेंगे तो 75 3 78 और 10 88 मतलब इसका अंतर जो आएगा वो कितना आएगा? 88 आएगा। यही आंसर होगा। 13 में से 5 घटाओगे 8 बचेगा। इधर फिर बचेगा 30 और 30 में से 22 घटाओगे तब भी 8 बचेगा। मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करके और फिर
इस शिफ्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर अगर 3 संख्याएं जो है इस अनुपात में है, उनका मासा जो है 29 दिया गया है, तो ये 3 संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तीनों संख्याएं क्या हैं यह हमें बताना है। देखो कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, संख्याओं का अनुपात दिया गया और साथ में उनका मासा यानी कि उनका HCF दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या महत्तम समापवर्तक। तो अगर हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं तो सीधा जो मासा है उसी से जो है अनुपात में गुणा कर दो, बस हमें आंसर मिल जाता है। मासा से अनुपात में गुणा करेंगे मतलब यहाँ पर ये 1 का मान मानते हैं, जो मासा होता है उसको हम 1 मानते हैं, मतलब 1 की वैल्यू जो है 29 दी गई है। तो हमें 3 का मान निकालना है। इसके लिए यहाँ पर जो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणे 29 बन जाएगी। जो दूसरी संख्या है ये बन जाएगी 9 गुणे 29, 9 गुणे 29 मतलब 9 गुणे मासा। जो तीसरी संख्या है ये बन जाएगी 11 गुणे 29। हमें यहाँ पर तीनों संख्याएं निकालनी है। 3 को 29 से गुणा कर दोगे 87 आ जाएगा, और 87 हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, केवल हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है। तो जिस ऑप्शन में दिख गया है वो आंसर, बाकी को आपको गुणा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। गुणा भी करोगे आप तो 9 9 81 होता है, और 9 दूनी 18 8 26 मतलब 261 हो जाएगा। और लास्ट में अगर निकालोगे तो 11 9 99 और 11 दूना 22 और 9 31 मतलब 319। तो 87 261 319 हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। तो आपके जो भी मतलब कि इस शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे, मतलब यानी कि 26 तारीख की जो शिफ्ट 3rd थी, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने करवा दिया आपको। और अब आप लोग जो है क्लास से जा सकते हैं। जाने का मतलब कि हम भी आप लोगों के साथ ही चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे कि आप लोग जाओ घूमो एंजॉय करो, ठीक है, या हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हम भी जो है अब सेशन को एंड करेंगे। क्लास को लास्ट में भी एक बार आप थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, क्योंकि आप लोग के लिए मतलब मेरी साइड से जितना हो सकता है, जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए करते हैं। तो एटलीस्ट क्लास को एक बार थोड़ा सा आप शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी दोस्त हैं या जो भी हैं, ठीक है, उनको आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी जो है बोल सकते हैं, यानी कि उनको जो है ये क्लास शेयर कर दीजिए। उसके बाद में फिर बोल दीजिए हाँ जो भी है मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और बाकी मेरा तो काम है भाई पढ़ाना, ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है जो है कि आप सपोर्ट करोगे तब पढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो बंद कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो हम कर रहे हैं अपनी साइड से, तो अगर मान लो आप 1 या 2 लोग भी क्लास में आ रहे हो तो मतलब मेरे लिए बहुत है। क्योंकि उन जो लोग जो है पढ़ रहे हैं, 1 या 2 लोग पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो बेनिफिशियल हो रहा है। तो हम मतलब किसी एक पर्सन की हेल्प कर पा रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है जो कि हाँ क्लासेस मान लो हम पढ़ाना बंद कर देंगे या ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है उससे बस, और बाकी कोई वो नहीं होता है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर अब जो है एंड करते हैं। बाकी फिर से जो है आपको मिलेंगे कल दिन में 11 बजे और एक नए शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।